सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज का लाइव सेशन कल नहीं हो पाया था, कल भी हमारा लाइव सेशन रहेगा और कल स्पेशली किसी टॉपिक विशेष को लेकर मैं आऊँगा। वो कल्पना हो सकता है, वो कोहलर बर्ग हो सकता है, जिसको लेकर बड़ी तकलीफ़ें आप लोगों के रह रही हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम, सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छे ही होंगे। मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई बच्चा अच्छा नहीं होगा। मैं अभी आरबीसी बोर्ड का जो डीपी जारोली हमारे अध्यक्ष हैं, उनका नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था, आज जो प्रेस नोट उन्होंने जारी किया है रिट एग्ज़ाम की जो मीटिंग थी आज, उसको लेकर। और चूंकि मैंने कहा, आपको पहले ही कह दिया कि रिट एग्ज़ाम, रिट एक बहुत बड़ा शब्द है, रिट बहुत प्रभावशाली शब्द है। इसके ऊपर छोटी सी भी कोई बात आती है, उससे जुड़े हुए किसी इंसान की कोई बात आती है, तो वो एक व्यापक लेवल पे प्रभावित करती है। तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि साहब दोनों पारियों में 26 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। बहुत बड़ी बात है, 14 लाख 16 लाख दोनों पारियों को मिलाकर जो है वो 26 लाख बच्चे अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। शायद बहुत बड़ी एग्जाम, राजस्थान के इतिहास की शायद बहुत बड़ी एग्जाम है कि जिसमें 26 लाख बच्चे दोनों पारियों को मिलाकर एग्जाम देने जा रहे हैं। और जिस एग्जाम में इतने बड़े अभ्यर्थी शामिल हों, जिसमें इतनी उम्मीदें शामिल हों, जिसमें इतने सपने शामिल हों, वहां याद रखना छोटी छोटी लापरवाही माफ करने योग्य नहीं होती। तो उनकी जो नोटिफिकेशन था आज बोर्ड का रिट को लेकर, उसमें यही था कि साहब वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। मुन्ना भाई जैसे लोगों को लेकर जो एक टेंशन माहौल बन रहा है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। एक आपके डर को दूर करने की, एक नॉर्मली एक माइंड में अपने भय होता है। मुझे पता है कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, या मैं पिछले 20 दिन की बात करूं, मेरे से बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल किया और पूछा कि धीरज सिंह जी, क्या पेपर आता है कि नहीं आता है बाहर, क्या कोई सेटिंग होती कि नहीं होती है। आप लंबे समय से एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो बताइए कि क्या ऐसा कुछ होता है क्या ये आरपीएससी बोर्ड की एग्जाम्स वगैरह में। तो देखिए, ये ऐसी बातें कहीं ना कहीं निकल के आती हैं और ऐसी बातें उस बच्चे को बहुत कमजोर करती हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ जुटा हुआ है, जो बड़ी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। एक तो उसके सामने एग्जाम है, एक जो अंतिम समय होता है 15 दिन का, 13 दिन का, 14 दिन का, वो समय बहुत पॉजिटिविटी वाला समय होता है। लेकिन वहाँ एक न्यूज आती है कि साहब रिट का एग्जाम हो रहा है, वहाँ ये शायद घपलत हो सकती है या और कुछ हो सकता है, तो हम और डर जाते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है और आप लोगों को ध्यान भी नहीं रखना है। ये एग्जाम बहुत व्यापक लेवल की एग्जाम है और मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में किसी प्रकार का ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और होता है तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, वो माफी के योग्य नहीं हो सकता। तो प्लीज इन बातों पे ध्यान नहीं दें। रही बात दूसरी, जैसे कई बार होता है, मेरे माइंड में कंफ्यूजन चल रहा था कि रिट लेवल फर्स्ट की एग्जाम सुबह होती है और सेकंड की एग्जाम बाद में होती है। लेकिन मेरा कंफ्यूजन 2-3 दिन पहले ठीक हो गया था कि साहब लेवल सेकंड का एग्जाम पहले होता है, लेवल फर्स्ट का एग्जाम बाद में होता है। तो अब यहां 2 कंफ्यूजन आते हैं, क्योंकि माइंड में डेली कॉन्फ्लिक्ट रहे, उससे अच्छा है उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर दें और एक ही विचार दिमाग में रखें। आप में से बहुत से बच्चों ने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का फॉर्म भर रखा है। अब जिन बच्चों को लगता है कि मान लीजिए लेवल फर्स्ट की तैयारी मैंने की है, लेवल सेकंड का फॉर्म मैंने भर दिया, तो क्या मैं एग्जाम दूं कि नहीं दूं, ये मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यदि आपने कुछ भी नहीं देखा है तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं देना चाहिए। और यदि मान लीजिए आपने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के 3 पार्ट सेम हैं और एक पार्ट को आपने देख लिया है और आपको लगता है कि क्या पता हो जाए, तो एग्जाम देनी चाहिए।
ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये देखना है कि मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन आप लोगों को बताए हैं। आप सुबह 9:30 बजे परीक्षा सेंटर में पहुंच जाएंगे और वहां पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए लेवल सेकंड का, और लेवल सेकंड का पेपर यदि मान लीजिए आपने तैयारी नहीं की थी और आपका खराब हो गया आपका, तो उसका प्रभाव आपके उस पेपर में पड़ेगा जिसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। ये गेम कॉन्फिडेंस का होता है। आपने पेपर खोला और पेपर खोलते ही पहला देखा उठाया साइकोलॉजी, जैसे साइकोलॉजी हल कर रहे हैं 5% ऐसे आ गए जो आपने आज तक पढ़े नहीं, आपको नहीं आ रहे हैं। याद रखिएगा, आपके पेपर के खराब होने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, आपके ऊपर प्रेशर है, और यदि पेपर का शुरुआती चरण खराब होता है, 5% भी नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो 5% दूसरे को भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डिमोलाइज हो जाता है और आपको लगता है मैं बाहर हो रहा हूं। और ये कॉन्फिडेंस का डिक्रीज होना आपको आने वाले चाहे आगे पेपर कितने इजी क्यों नहीं हो, वो पूरे पेपर को प्रभावित कर देता है। कहने का मतलब गेम यही है, उस दिन का है। अब तक क्या किया है क्या नहीं किया है वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन अब आने वाले 13 या 14 दिन में कैसे अपने आप को बेटर रख पाते हैं, कैसे आपके डिसीजन होंगे, मुझे एक एग्जाम देना है कि 2 देना है, दोनों देने हैं तो मुझे साइकोलॉजिकली मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरे पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मैं रिलैक्स मूड में एग्जाम देने जाऊंगा, इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीजें आपके माइंड में अब होनी चाहिए। पढ़ा आपने बहुत है, सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ एक खुशी के साथ अब 13 या 14 दिन को एग्जाम की तैयारी के रूप में तब्दील करने की आवश्यकता है। इस समय आपको अलग अलग ग्रुप्स में देखने की आवश्यकता नहीं कि साहब आज रीट के नोटिफिकेशन क्या है। आपको इतना याद रखना, मुझे परमिशन लेटर लेके जाना है, मुझे सिंपल चप्पलों में जाना है, मुझे एक हाफ बाजू की टी शर्ट या शर्ट पहन के जाना है, मुझे कोई ज्वेलरी नहीं दिखानी, ना अंगूठी पहननी है, ना मुझे कोई हार पहनना है, कुछ नहीं पहनना है। मैं एकदम से यूं ही जाऊंगा, ना मेरे हाथ में घड़ी होनी चाहिए। अपने आप टेंशन, मेरे पास बहुत से बच्चों के कॉल आए, सर घड़ी तो अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या हमें वहां एग्जाम हॉल में घड़ी मिलेगी क्या? इन चीजों को लेकर पहले से इतने क्यों सोच रहे हैं? यदि घड़ी भी वहां नहीं होगी तो कम से कम आपको जो एग्जामिनर होगा, विक्षक होगा, वो जरूर बता देगा कि साहब इतना टाइम हो गया है, 20 मिनट बचे हैं, 50 मिनट बचे हैं, इतना आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है। तो इस चीजों को लेकर पहले से टेंशन में नहीं आएंगे सर वहां घड़ी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो माइंड में साइकोलॉजी सेट करें कि जहां भी एग्जाम सेंटर आ गया, कोई बात नहीं, मैं एक दिन पहले पहुंचूंगा, रिलैक्स मूड में एग्जाम देने जाऊंगा, अनावश्यक चीज मुझे लेके नहीं जानी है, मुझे सेंटर को पहले से ही देखना है कि कहां मेरा सेंटर है, और जो नेगेटिव खबरें इस समय आ रही हैं उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो आज की जो बोर्ड की मीटिंग थी एग्जाम को तैयारियों को लेकर, अंतिम रूप देने को लेकर, वो यही थी कि 25-26 को हर जिला मुख्यालय पे बोर्ड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, और बोर्ड में 20 से कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वीडियोग्राफी होगी, आप बस ये तय कर लें कि मुझे दोनों पेपर देने हैं, एक पेपर देना है। अब मुझे 13 दिन 14 दिन में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, अनावश्यक चीजें मुझे हटा देनी है, और मैं डेली मेडिटेशन करूं, डेली डिस्कशन करूं, ये मेरा जीवन का हिस्सा होना चाहिए कम से कम 13 दिन तो। और 2 दिन पहले क्या करेंगे वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 2 डेज पहले, जो आपको बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, और एग्जाम हॉल में पेपर को जब देखें तो कैसे क्या होना चाहिए। और एक बच्चों का सवाल होता है कि गुरुजी तुक्के कैसे लगाएं, जब कुछ आ नहीं रहा है तो क्या करें। इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक बहुत नॉर्मल एक अच्छा सा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो आरबीसी बोर्ड की तरफ से आज तैयारियों को लेकर अंतिम रूप था, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। पॉजिटिविटी के साथ स्वागत कीजिए, उत्सव है, ठीक है। दीपावली का एक त्यौहार होता है, तो पहले जो चीज़ें शुरू होती हैं कि भाई धनतेरस आ रही है, ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कि अब आपको उसी दीपावली के इस रंगोत्सव में आपको हर कड़ी का स्वागत करना है कि साहब आज एडमिट कार्ड आए हैं तो धनतेरस की तैयारी शुरू हो गई है, अब तो हमें दीपक जलाने हैं बस। और दीपक जलाने उस दिन बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जाना है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, हम पिछले 3 साल से वनवास काट रहे हैं,
और इस वनवास का परिणाम जो है वो घी के दिए के रूप में होने वाला है। हम बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, खुशी के साथ एग्जाम देने जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। एक छोटी सी बिंदु, एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जो इस समय बड़े नेगेटिव हो रहे हैं, जो इस समय रीट उनके ऊपर हावी हो रही है, इसको लेकर। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, देखिएगा। एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा, देखिएगा, बहुत सुंदर है। समझ में आया कुछ? बहुत सुंदर वीडियो था, इसको मैं एक बार दोबारा कर रहा हूं, देखिएगा। एक एलिफेंट है, एलिफेंट एक क्या है, एक प्रकार से आपके सामने रिट आपके लिए एलिफेंट है इस समय, रिट का माहौल। ठीक है, और आप लोग हैं, अब वो बड़ी है, वो बहुत भारी है, भरकम है और खतरनाक भी है, क्योंकि 26 लाख बच्चे दोनों पारे में एग्जाम देने जा रहे हैं। ये इधर आप लोग खड़े हो। अब जो कमजोर बच्चा है आप में से, जो रिट की तैयारी करने से पहले, वो जैसे ही रिट पास आ रही है, जैसे रिट पास आ रही है, गुरुजी आ गई, आ गई, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। क्या करो? भाग जाओ। रिट आ रही है, भाग जाऊं। लेकिन देखिए इस वीडियो में क्या हुआ है कि रिट आ रही है, ये एलिफेंट आ रहा है, लेकिन ये जो दोनों रिट के अभ्यर्थी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए रिट 26 सितंबर आपके सामने, एकदम सामने, और ये देखिए ये खड़े हैं, ये खड़े हैं। रिट जो है वो हार मान चुकी है, आप जीत चुके हो, फेस इट। मतलब कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ये इनके जीवन को खत्म कर सकता था, लेकिन ये खड़े रहे, ये अडिग रहे, ये सामने हो गए कि भागेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आएगा जो देखा जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लाखों कोशिश करी लोगों ने मुझे गिराने की, लाखों कोशिश की लोगों ने मुझे गिराने की, मैं चलता रहा अपने कर्तव्य पथ पर, बिना परवाह की इस जमाने की। तो इस जमाने की परवाह नहीं करनी है। ये रिट आए, कोई भी आए आपके सामने, लेकिन दिमाग में याद रखिएगा, अब भागना नहीं है, अब इसका सामना करना है। आप जीत जाओगे, वो छोटी हो जाएगी, वो रुक जाएगी। डरना नहीं है, ये डरने का समय नहीं है, करके दिखाने का समय है। तो ये हर उस बच्चे के लिए बहुत सुंदर मैसेज था इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पढ़ाई संबंधी हमारी चीजों के ऊपर। क्या करें? कुछ सवाल था आपका, आने जाने का किराया फ्री रहेगा। देखो कितनी बड़ी बात, आने जाने का किराया फ्री रहेगा, मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री वाले फ्री में जाएं, गाड़ी लेके जाने गाड़ी में लेके जाएं, ठीक है, सब कुछ भी पॉजिटिविटी के साथ जाएं, ठीक है। बढ़िया घर के खाना खाना, आप 10 दिन 12 दिन जो है वो घर का खाना खाना है। 10 से 12 दिन 15 दिन आप घर का खाना खाएं, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि इस समय जुकाम लगना, पेट का खराब होना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी परेशान कर सकती हैं, नेगेटिविटी ला सकती हैं। कि एग्जाम से 10 दिन पहले दस्त लगने शुरू हो गए तो दिमाग में आ जाएगा, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब लग रही है। बोलो पूरी साल भर दस्त कौन लग गया, और रीट के एग्जाम से पहले दस्त लग गया ही, मतलब दिमाग खराब है। ऐसी नेगेटिविटी दिमाग में लग जाएंगे। गुरुजी देखो मेरे एकदम बढ़िया चाल रहे हो, सब कुछ बढ़िया चाल रहे हो, लेकिन अचानक से मैं चाल रही, मेरे पैर फिसल गो और मैं गिर गई। बोलो गुरुजी देखो रीट का टाइम ही कहाँ हुई, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है गुरुजी, मतलब मेरा रीट मेरे भाग्य में को नहीं। ऐसे ऐसी बातें मेरे पास डेली आती हैं, मतलब इतनी नेगेटिविटी। ये सामान्य चीजें हैं, गिर गए तो खड़े हो जाओ यार, जुकाम होगी तो सही हो जाएगी पेट। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं सावधानी रखो, आपके दस्त लगना भी आपको ऐसा लगेगा दुर्भाग्य आ गया है, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन पैदा मत करो कि आपके दस्त लगने की नौबत आए। बाजरे की रोटी खाएं, ठीक है, छाछ के साथ खाएं, देशी खाएं कंप्लीटली, बाकी चीजें बाहर की चीजें कोई नहीं खाएं, ठीक है। और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, बाजरे की रोटी और छाछ, ताकि दस्त लगने की मतलब दस्त लगने की समस्या तो कम से कम कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। याद रखना। आपको लग रहा होगा सर यार आप तो हंसते हो, अरे हंसते हो यार, जिंदगी हंसने के लिए, ठीक है, टेंशन लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, ये समय बहुत अच्छा है, याद रखना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा 5 यूनिट के ब्लूप्रिंट पे, ठीक है ना। 5 यूनिट के ब्लूप्रिंट की मैं बात करूंगा।
5 यूनिट की ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूं। 5 यूनिट को 6 प्रश्न आने हैं आप लोगों को, ठीक है। कितने प्रश्न आने हैं? 6 प्रश्न आने हैं, ठीक है। और ये जो 6 प्रश्न हैं उनको लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूं एकदम से, बाकी सब यूनिट को लेकर भी कर लूंगा। आज हम केवल 5 यूनिट को लेकर मैं एक पूरा आपको आउटलाइन बता रहा हूं, इस यूनिट की पूरी आउटलाइन बता रहा हूं इसके, ठीक है ना। इस यूनिट की पूरी आउटलाइन बता रहा हूं आपको। देखिएगा, इस यूनिट की मैं पूरी आउटलाइन बता रहा हूं आपको। आने वाले 6 प्रश्न आपके रिट में यहां से हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। मेरे 6 प्रश्न आ रहे हैं, 6 प्रश्न पेडागोजी से पूछे जाएंगे। अब पेडागोजी में से 6 प्रश्न आएंगे, तो इन 6 प्रश्नों को मुझे कैसे और क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, पॉजिटिविटी के साथ बता रहा हूं, मस्त रह के सुनिएगा। आपकी 6 प्रश्नों की टेंशन दूर कर रहा हूं। कितने क्वेश्चन आने हैं? आपके 6 प्रश्न आने हैं। 30 में से 6 प्रश्न पेडागोजी यूनिट में से आना है। और आप ये मान लीजिए कि 6 प्रश्न नहीं, 6 + 3 जोड़ दें, 9 प्रश्न आना है। आप कह दोगे गुरुजी 9 कैसे आएंगे? ब्लूप्रिंट तो कहता है कि 6 प्रश्न आने हैं। मैं कह रहा हूं कि साहब 9 प्रश्न आएंगे। 9 कैसे आएंगे? क्योंकि 6 प्रश्न तो आपके आरबीसी बोर्ड के अकॉर्डिंग है, आरबीसी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। लेकिन याद रखना, 3 प्रश्न मैंने कहा कि टीचिंग मेथड भी यहां से जुड़ा हुआ है। आपने मापन समझ लिया, मूल्यांकन समझ लिया, उपलब्धि परीक्षण समझ लिया, एनसीएफ 2005 पढ़ लिया, तो ये चीजें जो हैं वो आपके टीचिंग मेथड में भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग मेथड से भी कोरिलेटेड है। तो याद रखिएगा कि 5 यूनिट आपने पढ़ ली है, तो 9 प्रश्न आपके कम से कम 6 + 3 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड में आ जाएंगे। तो आ जाएंगे। सर पढ़ना कब बंद करें? साइकोलॉजिस्ट रणवीर सिंह जी कह रहे हैं पढ़ना कब बंद करें। देखिए, 2 चीजें हैं। मैं जैसे मेरा एग्जाम्पल लूं तो मैं पढ़ना कभी बंद नहीं करता एग्जाम तक। हां, यह मैं तय कर लेता हूं कि मान लीजिए 10 बजे का एग्जाम है, तो लास्ट सुबह जल्दी उठा, पहले दिन वहां पहुंच गए, जयपुर है, सिक्कर है, जहां भी सेंटर अपना, ठीक है, झुंझुनू है, कहीं भी है, तो मैं पहले दिन रात को जल्दी सोया, रात को पूरी नींद ली, 10 बजे सो गए, और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के उन चीजों को मैं रिपीट करूंगा जो मुझे लगी थी कि मेरे याद कम है या मुझे हार्ड लगी थी, वो परिभाषाएं हो सकती हैं। तो सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लिया 8 बजे तक, और फिर हम निकल गए। तो ये मैं मेरा बता रहा हूं आप लोगों को। अब कई लोग कहते हैं कि आपको एग्जाम से 1 दिन पहले बहुत रिलैक्स रहना चाहिए, मनोविज्ञान भी ये बात कहता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि मैंने इसके अकॉर्डिंग तय दिन के अकॉर्डिंग कर लिया है, तो कम से कम आप लेट नाइट नहीं पढ़ें। लेट नाइट उस दिन तो कम से कम नहीं पढ़ें। 25 सितंबर को आप दिन में पढ़ लें, दोपहर में सो भी लिए घंटे भर, शाम को फिर पढ़ लिए, डिस्कशन कर लिया, और रात को आप जल्दी खाना खा के, मतलब कि 7 बजे खाना खा लिया आपने, 7 बजे की दिनचर्या बना लो। इस समय आप आने वाले 10 से 13 दिन 7 बजे ही खाना खाएं, लास्ट 8 बजे से पहले खाना जरूर खा लें। ये मेरा एक पर्सनल सुझाव है आप लोगों को, ठीक है। तो उस दिन आपको 8-9 बजे लास्ट सो जाएं आप, और मॉर्निंग में आप जल्दी उठें पॉजिटिविटी के साथ। और मॉर्निंग में जल्दी उठ के क्या करें, आप एक बार सरसरी तौर पे अपनी आंखों से निकालें। ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया बात रहेगी आपके लिए, मेरा एक्सपीरियंस बताया है मैंने, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन लेट नाइट 25 सितंबर को नहीं पढ़ना है, ये बात दिमाग में रखनी है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कौन सा बेटर रहेगा, क्या बेटर। जेरोम बुलनर पढ़ाइए सर, पढ़ा दूंगा। और एक मैं 50 से 100 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको YouTube पे, तो उसमें भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। ब्लूप्रिंट कहाँ से देखें, तो ब्लूप्रिंट मैंने अपने अवनी एजुकेशन ऐप पे तो मैंने करवा रखा है। अवनी एजुकेशन ऐप पे चाहे टेस्ट सीरीज, मैंने अभी जो टेस्ट सीरीज अपनी 49 वाली और 99 वाली है, उन दोनों में मैंने ब्लूप्रिंट बताया है। कोर्स में ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है, तो मैंने हर चीज को बताया कि कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, कहाँ से क्या आ सकता है। तो अवनी एजुकेशन ऐप पे तो मैंने बताई है, और आप अभी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, देख लीजिए। तो 9 प्रश्न आप लोगों के सामने आने हैं। अभी 9 प्रश्नों में किन किन बिंदु पे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे आपको पढ़ के जाना है, तो देखिए। पहला बिंदु आप लोगों के सामने है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां से प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, तो जैसे एक प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान का है, एक प्रश्न RT 2009 का है, ठीक है, और एक प्रश्न NCF 2005 का है, ठीक है, और 3 प्रश्न तो ये फिक्स हैं।
आरटी 2009 एक्शन रिसर्च एनसीएफ 2005, ठीक है। बाकी जैसे आकलन मापन मूल्यांकन का अर्थ उद्देश्य व निर्माण, इसके ऊपर एक प्रश्न तो आए ही आएगा, वैसे 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन चूंकि इस बार यहां इस लाइन के साथ सीखने के प्रतिफल जोड़ दिया, तो हो सकता है कि आकलन मापन मूल्यांकन और सीसी में से एक प्रश्न पूछ के दूसरा प्रश्न आपसे अधिगम प्रतिफल पे पूछ ले, और अधिगम प्रतिफल पे 2 प्रश्न पूछ लिए तो याद रखना 2 यहां हो गए, 3 4 एनसीएफ 2005 5 और एक प्रश्न है प्रक्रिया यानी 6। मेरे अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनेगा नॉर्मली जो आरबीसी का रीट का ब्लूप्रिंट रहा है इस यूनिट का, वो मैं क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूं कि 6 प्रश्नों को लेके चलना है, लेकिन ये 6 के साथ आपके 9 सही होंगे। कहां कहां से कैसी चीजें देखनी है। आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापक की भूमिका, क्लियर सी बात है। आरटी 2009 मैंने आज तक नहीं पढ़ा मान लीजिए, और लास्ट 12 दिन बचे हैं, 13 दिन बचे हैं, मुझे पढ़ के जाना है कि मेरा शिक्षा के अधिकार अधिनियम से प्रश्न सही हो जाना चाहिए। कुछ नहीं पढ़ा तो याद रखना ब्लूप्रिंट ये कहेगा अध्यापक की भूमिका, मतलब अध्यापक की भूमिका कौन सा अध्याय है, 4था अध्याय है। तो आप याद रखें, आपको यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आरटी 2009 का इतिहास क्या है, आरटी 2009 के बाकी अध्याय के बारे में क्या है। मेरे अकॉर्डिंग यदि इसके अलावा प्रश्न आता है तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि आपको आरटी 2009 में स्पेशली ये पढ़ के जाना है कि जो 4था अध्याय है जहां विद्यालय और शिक्षक की भूमिका है, उसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ जाओ और मात्र 15 मिनट में पढ़ के जा सकते हो। सिलेबस यही कहता है कि सिर्फ शिक्षक की भूमिका। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपने पहला अध्याय भी पढ़ रखा है, दूसरा भी पढ़ रखा है, तीसरा चौथा भी पढ़ रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ब्लूप्रिंट सिलेबस ये कह रहा है कि केवल अध्यापक की भूमिका पढ़ के जानी है। यदि अध्यापक की भूमिका के अलावा प्रश्न आता है तो मेरे अकॉर्डिंग वो आउट ऑफ सिलेबस में गिना जाएगा यदि कोई बच्चा इस पे आपत्ति लगाता है। तो पहला प्रश्न आपको क्या करना है, 4था अध्याय पढ़ना है, धारा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ये आप जरूर पढ़ के चले जाएं। यहां से ब्लूप्रिंट का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। मैंने पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है एक्शन रिसर्च, आपको इतना ही देखना है एक्शन रिसर्च मौलिक अनुसंधान से भिन्न कैसे है, एक्शन रिसर्च में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा, एक्शन रिसर्च के 7 सोपान क्या है, और एक्शन रिसर्च की प्रॉब्लम्स जैसे सामान्यीकरण नहीं कर सकते, वैज्ञानिकता का भाव है, वस्तुनिष्ठता का भाव है, दूसरी जगह समान रूप से लागू नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ठीक है, सभी लोग नहीं कर सकते, वो उसकी कमियां जरूर देख के जाएं। और क्रियात्मक अनुसंधान में स्टीफन एम कोरे का क्या योगदान है, अमेरिका का क्या योगदान है, उनकी किताब का क्या योगदान है, ये यदि आपने देख लिया है तो बहुत इजी वे में आपका प्रश्न सही हो जाएगा। और मैंने ये प्रश्न ऑलरेडी आपको करवा रखा है यूट्यूब पे, मुझे नहीं लगता इसको लेकर टेंशन की आवश्यकता है। 2 प्रश्न हो गए आपके, शिक्षक की भूमिका और क्रियात्मक अनुसंधान। अब देखिए आकलन मापन और मूल्यांकन, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को, ठीक है। देखिए लाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, यदि आरबीसी का जो पैटर्न है, जैसे मान लीजिए आरबीसी जो बोर्ड एग्जाम के पेपर जैसे हम लोग बनाते थे या बनाते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें क्लियरली लिखा होता है कि मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आकलन मापन मूल्यांकन का अर्थ उद्देश्य, ठीक है। मतलब ये लाइन एक ही है, ये लाइन एक ही है, आकलन मापन मूल्यांकन, यानी एक पर्सन यहां से है और एक पर्सन आगे वाली से है, सीसी और सीखने के प्रतिफल। समझ में आ गई बात, यानी एक पर्सन जो आएगा वो आकलन मापन मूल्यांकन से, और एक पर्सन चाहे वो सीसी से पूछ ले चाहे वो आउटकम्स ऑफ लर्निंग पे पूछ ले। अब यहां सर क्या क्या देखना है, आकलन में आपको इतना ही देखना है, अधिगम के रूप में आकलन में मेरा आकलन खुद करता हूं, असेसमेंट एज लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन जहां शिक्षक और छात्र मिलकर करते हैं, जो निदानात्मक और रचनात्मक दोनों होता है, और अधिगम का आकलन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, जो कार्य की समाप्ति पे होता है। आकलन सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग है। आकलन से अपन ये जान सकते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या सीखेगा और कहां सुधार की आवश्यकता है, मतलब अपन निदानात्मक उपचारात्मक में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5% टोटल आते हैं प्रकार पे,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग है और आकलन सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, मूल्यांकन से पहले होता है। फिर मापन पे केवल इतना ही देखना है, स्टीवेंसन की परिभाषा देख ली, मापन के कार्य अंक प्रदान करना, संख्या प्रदान करना, नियमानुसार कैटेगरियां निर्धारित करना। मापन के 4 प्रकार, कर्मिक मापनी, शाब्दिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी सबसे बेटर है। मापन और मूल्यांकन में डिफरेंस, उन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, यही चीजें आपको समझनी है। फिर आपको मूल्यांकन पे आना है। मूल्यांकन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मूल्यांकन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मूल्यांकन में आपको समझना है। मूल्यांकन में डांडेकर की परिभाषा, मूल्यांकन के 3 सोपान, उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन पर आधारित मूल्यांकन। मूल्यांकन की विशेषता सतत चलता है, मात्रात्मक गुणात्मक है, उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, बाल केंद्रित प्रक्रिया है और डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मापन में डिसीजन नहीं देते हैं, आकलन में डिसीजन नहीं देते हैं, लेकिन मूल्यांकन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीटली समझना है कि मूल्यांकन पे क्या प्रश्न आ सकता है। सोपान पढ़ लिया, प्रकृति पढ़ ली। फिर आप देखिए मूल्यांकन के उद्देश्य, उद्देश्यों पे टोटली जो प्रश्न आता है वो अप्लाइड प्रश्न होता है। अभी रीट में आपके केवल एक ही प्रश्न आया है, मूल्यांकन का उद्देश्य निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा बच्चों की श्रेणी निर्धारित करना, बच्चों के बारे में डिसीजन देना, ठीक है, शिक्षण की प्रगति की जांच करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, मूल्यांकन को प्रभावी बनाना, शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, बहुत सारे उद्देश्य हैं। लेकिन ये अप्लाइड बिंदु है, इसको आप पॉजिटिवली करके आओगे सही हो जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन के प्रकार में परिमाणात्मक और गुणात्मक, सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। परिमाणात्मक में लिखित मौखिक प्रयोगात्मक परीक्षाएं, गुणात्मक रटने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो बच गई वो सब गुणात्मक परीक्षाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है मूल्यांकन जो है उसका आपके एक प्रकार से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। चाहे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता, चाहे मूल्यांकन की विशेषता है, चाहे निष्पत्ति परीक्षण की विशेषता है, ये बहुत अच्छा बिंदु है। इसमें आपको वस्तुनिष्ठता, वेदता, विश्वसनीयता, व्यापकता, विभेदकारिता, इनको बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। अभी तक का पैटर्न ये है, इसको अच्छे से देख के जाए। फिर आप यदि मेथड में पढ़ रहे हैं तो निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषताएं, रटने का समर्थन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन पे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं क्या देख सकता है। इसके अलावा मूल्यांकन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है मूल्यांकन का क्षेत्र, और मूल्यांकन के क्षेत्र को ब्लूम ने 3 भागों में डिवाइड किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो ब्लूम टेक्सोनोमी है वो मूल्यांकन परिवर्तन का क्षेत्र है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ज्ञानात्मक में 5-6 क्रियाएं हैं, भावात्मक में 6 क्रियाएं हैं और क्रियात्मक में 6 क्रियाएं हैं। तो इनको आप अच्छे से देख के जाएं कि कौन सी क्रिया कौन से पक्ष में आती है, और ज्ञानात्मक पक्ष की जो क्रियाएं हैं उनको थोड़ा सा याद करके जाएं। ये अवनी मनोविज्ञान में बहुत डिटेल से मैंने डाल रखा है और नई वाली किताब में बहुत अच्छे से डाल रखा है। तो ये थोड़ा सा आप देख के जाएं, ब्लूम टेक्सोनोमी को बहुत बढ़िया तरीके से देख के जाएं। फिर भी आपको लगता है कि ब्लूम टेक्सोनोमी में फिर भी दिक्कत आ रही है, तो ब्लूम टेक्सोनोमी पे 10 मिनट मैं डिस्कशन कर लूंगा, उसके टेबल को आपके साथ प्रेजेंट करके, जो अपन एक मेगा मैराथन क्लास लगाएंगे उसमें डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मापन मूल्यांकन पे एक प्रश्न आना है, इसको देख के जाना है। सीसी में आपको 2 से 4 बातें देखनी है। सीसी का राजस्थान में प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, सीसी का मतलब क्या है, सतत का मतलब क्या होता है, व्यापक का मतलब क्या होता है, सीसी में SIQE का कॉन्सेप्ट क्या है, CCP चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है, ठीक है, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, सीसी में जो मूल्यांकन है उसमें आधार रेखा मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक निर्माणात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है, आपका योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, राजस्थान में ABC ग्रेड का मतलब क्या है, याद रखना, पोर्टफोलियो फाइल्स क्या होती हैं, सीसी में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, सीसी का क्या फायदा हुआ है, क्या उद्देश्य थे। तो ये थोड़ा सा मतलब 8 या 9 मिनट का बिंदु होगा सीसी, इतना देख लें बहुत है। और यदि आप मेथड में पढ़ रहे हैं तो आपको CBSE का भी पता होना चाहिए, हिंदी के अलग है, संस्कृत के अलग है, ये भी थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना। उसके बाद में बात करता हूँ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण जब आप पढ़ रहे हैं तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में बहुत बेसिक बातें याद रखनी है। अचीवमेंट टेस्ट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट मैंने जो एक विषय विशेष में क्या सीखा है, इसको जो जानने और की प्रक्रिया है वो अचीवमेंट टेस्ट है। तो यहां आप डेफिनेशन, ईबेल की डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है, स्टीवेंसन की डेफिनेशन भी देख सकते हैं, देखें तो बाकी डेफिनेशन बहुत कम आती हैं। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो जो मूल्यांकन के उद्देश्य उन्हीं को आप प्रतिस्थापित कर दो, मतलब एक जगह पढ़ने से वो पूर्ति हो रहा है।
अचीवमेंट टेस्ट की उपयोगिता क्या है? तो जो मूल्यांकन की उपयोगिता वो अचीवमेंट टेस्ट की भी उपयोगिता हो सकती है। वर्गीकरण कर सकते हैं, बालक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, संकाय चयन में उपयोगी है, शिक्षण की सफलता का पता लगाता है। उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्मली जो अच्छी किताबें वहां 2 ही प्रकार मिलते हैं, एक आपका मानक संदर्भित परीक्षण है और एक शिक्षक निर्मित परीक्षण है। अब मानक संदर्भित परीक्षण के 2 प्रकार हैं, सामान्य उपलब्धि, विशेष उपलब्धि, और टीचर वाले के 3 प्रकार हैं। तो आपके सामने रीट 18 में प्रश्न आया था कि उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो वहां आंसर पहले 2 माना गया, फिर डिलीट कर दिया गया। तो अब आपके सामने कंफ्यूजन होता है, सर अचीवमेंट टेस्ट के कितने प्रकार माने? मैं आज भी कहता हूं मुख्य प्रकार 2 ही होते हैं, एक मानक परीक्षण जो आपका रीट का पेपर होगा, और एक शिक्षक निमित्त परीक्षण जो मान लीजिए मैं आपके टेस्ट ले रहा हूं तो ये शिक्षक निमित्त परीक्षण है। तो ये एक प्रकार से जो हमने अवनी एजुकेशन ऐप पे जो टेस्ट सीरीज चलाई है उनमें जो टेस्ट लिए हैं वो शिक्षक निमित्त टेस्ट है। लेकिन रीट का जो आपका पेपर होगा, बोर्ड जो लेगा 26 सितंबर को, वो मानक संदर्भित परीक्षण होगा। तो ये हल्का सा देख के जाना है। उपलब्धि परीक्षण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो सकता है? तो ये बटा MA गुणा 100, ये देख लो, बस हो गया। फिर है सीखने के प्रतिफल, आउटकम्स ऑफ लर्निंग। मैंने आपको समझा दिया था पूरा का पूरा, व्यवहारगत जो भी परिवर्तन है वो आउटकम्स ऑफ लर्निंग है। इनमें रॉबर्ट गेने का जो सिद्धांत है वो अच्छे से पढ़ के जाइए अधिगम प्रतिफल में। अधिगम प्रतिफल में अप्लाइड प्रश्न आएगा, और फिर भी थ्योरिकल प्रश्न आता है तो रॉबर्ट गेने में पूछ सकता है, तो रॉबर्ट गेने को देख के जाना है। तो ये 2 प्रश्न इस बिंदु में से आने हैं, 2 प्रश्न आना है। अब ये 2 प्रश्न आपके सही होने का मतलब है टीचिंग मेथड में भी आपके बहुत सारे सही हो जाएंगे, तो ये कर लेंगे। सुजाता जी बिजारने कहें सिक्कर में कब करवाओगे रिवीजन? सिक्कर में मैं 2 दिन का एक रखूंगा, सब रखूंगा 2 दिन का, 2 दिन में सब कुछ बता दूंगा इंपॉर्टेंटली। देखो 15-16 के आसपास मानिए, 2 दिन का रखूंगा मैं सिक्कर में, अच्छे से रखूंगा। कहाँ रखूंगा ये भी मैं पहले से बता दूंगा। ऐसी जगह रखूंगा जहाँ नाम का ज़्यादा यूज नहीं हो और एक निष्पक्ष सी जगह हो, वहाँ मैं रखूंगा। क्योंकि कोचिंगों में जा जा के मैंने देख लिया, कोचिंगों में काम करके मैंने देख लिया, तो मतलब मज़ा नहीं आया है, आज तक पीड़ाई महसूस हुई है, आउटपुट कुछ नहीं आया है। तो कई बार मन में आता है कि आप यार कोचिंग वोचिंग छोड़ दें, जस्टिस नहीं कर पाते हैं किसी न किसी रूप में, और फिर जो होना चाहिए वो व्यवहार ही नहीं मिलता है। बड़ा दुख होता है कि मेहनत करते हैं और कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों से फीस भी ले ली जाती है। तो खैर इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करूंगा मैं, लेकिन कोचिंग का बड़ा अजीब सा दुख है, दर्द है। आज तक जिन लोगों के साथ काम किया है, मतलब मज़ा नहीं आया है, कहने का मतलब बात यही है, परेशानियां ज़्यादा आती हैं, तो मन थोड़ा उदास है कोचिंग को लेकर। फिर देखिए आपने पढ़ लिया सीखने के प्रतिफल, तो मैंने कहा कि 2 प्रश्न आने हैं, बहुत इजी वे में, बहुत पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 13 दिन 14 दिन बहुत बढ़िया तरीके से कर लो। आपके माइंड में फिगर होना चाहिए, जैसे मेरे माइंड में फिगर बना हुआ है कि सर ये चीज यहां से इस प्रकार से कर लें, इसको ऐसे कर लें, मतलब बहुत आराम से कर जाओगे। यदि लोड ले लोगे, हाथी की तरह हाथी आपके ऊपर आ रहा है तो दब जाओगे। लोड नहीं लेना, हाथी के सामने खड़ा होना है, हाथी रुक जाएगा, आप जीत जाओगे। यही मैं सिलेबस के सामने कर रहा हूं अभी आपको, ठीक है। फिर है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और एनसीएफ 2005। यहां से 2 प्रश्न आने हैं, 2 प्रश्न लास्ट के 2 बिंदु से आने हैं, 2 प्रश्न यहां से आने हैं और 2 प्रश्न यहां से आने हैं। अब आपके दिमाग में गुरुजी ये दोनों बिंदु क्या है? देखिए एनसीएफ 2005 तो आपके समझ में आता है। एनसीएफ 2005 मैंने पूरा यूट्यूब पे करवा रखा है, तो एनसीएफ 2005 को लेकर आपके माइंड में दर्द वो टेंशन नहीं होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 में 5 मार्गदर्शक सिद्धांत ढंग से पढ़ गए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रमुख विधियां, चाहे वो करके सीखना है, निरीक्षण करके सीखना है, परीक्षण करके सीखना है, वो बता दी। भाषा संबंधी विचार, मूल्यांकन संबंधी विचार, एनसीएफ 2000 का संज्ञान ज्ञान के बारे में विचार, अध्यापक की भूमिका क्या है एनसीएफ 2005 में, बालक की भूमिका क्या है एनसीएफ 2005 में, गृह कार्य, भाषा विचार, बालकीय सफलता, विकलांगता, कला शिक्षा, शांति शिक्षा और बुनियादी शिक्षा, इनके ऊपर एनसीएफ 2005 में क्या विचार दिए गए हैं। यदि इसको आपने हल्का सा भी देख लिया तो एनसीएफ 2005 का प्रश्न गलत आपका नहीं होगा। एनसीएफ 2005 बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन मैंने कहा कि सरसरी तौर पे आंखों से निकालिए, एनसीएफ 2005 का प्रश्न आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात आपके सामने आती है गुरुजी शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और एनसीएफ 2005 के अनुसार विधियां। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विधियां तो वही 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, और 5 विधियों में जैसे रिट में आ गया करके सीखना सबसे बेटर विधि है।
बच्चों के जीवन से जोड़ना, रटने का विरोध करना, सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, ये विधियां एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। अब यहां आपको ये समझना शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये सर क्या है? ये टॉपिक वो है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए शिक्षण का मतलब क्या है, टीचिंग का मतलब क्या है और अधिगम का मतलब क्या है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षण अधिगम पे पहली चीज तो आपको ये देख के जानी है कि एक प्रभावी शिक्षण की विशेषता क्या है। अप्लाइड प्रश्न है। अच्छा टीचिंग किसे बोलेंगे? जो मोटिवेट करता हो, जो व्यवहार परिवर्तन करता हो, जो निदानात्मक हो, उपचारात्मक हो, जो वांछनीय सूचना प्रदान करता हो, जो निर्देशात्मक हो, जो लोकतांत्रिक हो, जो अंतःक्रिया आधारित हो, जिसमें शिक्षक और बच्चे दोनों एक्टिव हो, ये अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। ये अप्लाइड बिंदु है, देख के जाएं। फिर आप देख के जाएं शिक्षण के 3 लेवल, पूर्व क्रिया चरण, अंत्य क्रिया चरण, उत्तर क्रिया चरण, ये इसी में आएगा। फिर देख के जाएं शिक्षण के 3 वेरिएबल, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ या हस्तक्षेप चर, ये देख के जाएं। फिर आप देख के जाएं शिक्षण अधिगम के आई के डेविज के अनुसार सोपान। आई के डेविज ने मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग में 4 सोपान बनाए, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, मोटिवेशन देना और मूल्यांकन करना। चारों के नाम देख जाओ। और फिर आप देख के जाएं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार कौन से? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, इन तीनों को अच्छे से देख जाएं। औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण पे 4 लाइनें देख के जाएं, किसने प्रतिपादन किया और मतलब क्या होता है, चरण क्या होता है। और एक यथार्थ व एक आपका अनुरूपित शिक्षण का नाम देख के चले जाएं। और मैक्सिमम यहां ब्लूम टेक्सोनोमी को भी देख सकते हैं। ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया वाला बिंदु है। यहां शिक्षण के सूत्र भी आपसे पूछ सकता है कि जो शिक्षण के प्रमुख सूत्र होते हैं, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थानिक से वैश्विक, ठीक, आगमन से निगमन, तो इनको थोड़ा सा 11 सूत्र है, इनके नाम देख के जाना है। ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया वाला बिंदु है। मतलब मैंने आपको एक आउटलाइन दी है कि ये चीजें आप देख लें तो एक प्रकार से आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे जो प्रश्न आएगा वो गलत नहीं होगा। तो ये आपको 6 प्रश्नों का मैंने ब्लूप्रिंट देने की कोशिश की है, मैंने बताने की कोशिश की है कि इस समय आप किन चीजों को देख के जाएं। और यदि इन 6 प्रश्नों के साथ आपके 3 प्रश्न एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि आपके वो टीचिंग मेथड में भी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है सर जी, विकलांग व्यक्ति को एक्स्ट्रा समय मिलता है क्या? विकलांग व्यक्ति मतलब जिसको आंखों से देखने में प्रॉब्लम है उसको एक्स्ट्रा समय मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। शिक्षा नगरी कोटा से नमस्कार, सभी को नमस्कार। राजस्थान भर के कंप्लीट बच्चों को नमस्कार। राजस्थान की बाहर की 4 दीवारी के बाहर के बच्चों को नमस्कार। भारत भर के मेरे बच्चों को नमस्कार। बस कोशिश ये कीजिएगा कि पॉजिटिविटी के साथ सामना करना है 13-14 दिन का। कल का बिंदु क्या रहेगा आप बता दीजिएगा, या तो कल अपना डिस्कशन कर लें या कोहलब रग डिस्कशन कर लें, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कशन करें, आप तीनों बता दीजिएगा। सिक्कर में 2 दिन की क्लास रखूंगा, बेस्ट क्लास रखेंगे, 10 घंटे में कंप्लीट चीज़ें बता दूंगा, सब चीज़ें बता दूंगा। एक्शन डिसीजन मेरा बताया हुआ है और तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। और मेरे लिए कोई चीज़ हो बताइएगा। रोडवेज फ्री हैं, सब कुछ फ्री है ज़िंदगी में, सब कुछ फ्री है। फ्री के चक्कर में ज़्यादा मत रहा करो। कई बार होगी फ्री के चक्कर में रहेगा गुरुजी रोडवेज में ही जाऊँगा, फ्री है रोडवेज में जाऊँगा फ्री के मायने, और भी फ्री के चक्कर का मायने भीड़ पड़ी है, ठीक है, बी के मायने मुस रहे हैं गुरुजी जाऊँगा, मुस्ता कोई अठे मुक्को का अलगो, कोई अठे मुक्को का अलगो, ठीक है, और परमिशन लेटर फाड़ गो, कोई शर्ट फाड़ के चल गो, बीचों कोई पर्स निकाल चल गो। तो ऐ को मौको मत लियो, फ्री की चीज़ हमेशा कुछ न कुछ लेके जा, हमेशा याद रखियो। तो कोशिश या करो कि आराम से रिलैक्स मूड में जा रहा हो तब तो फ्री की ठीक है, लेकिन बा फ्री की चीज के चक्कर में थारो समय बर्बाद नहीं हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब है सीट मिल रही है तो चीजें डिस्कशन करते हुए जा रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हो तो ज्यादा बेटर है। वो चाहे 500 रुपये लग जाए, क्योंकि रिट बार बार नहीं आने वाली है। स्कूल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आएगी, रिट थोड़ी बार बार आएगी, इतनी वैकेंसी थोड़ी आएंगी। तो 1000-1500 2000 रुपया 2500 रुपया खर्च हो जाए तो बाकी लिए रोनों को नहीं। इस टाइम पर बढ़िया खाओ, बढ़िया पीवो, ठीक है, और बढ़िया सोओ और बढ़िया गाड़ी करके ले जाओ, चाहे टेंशन मत लियो, जिंदगी में कमा लोगे, याद रखना। लेकिन उस दिन एकदम रिलैक्स मूड में जाना है। कदे बस का मायने धक्का खाता जा रहा हो, ठीक है, जगह नहीं मिल रही है, सुनना हो रहा हो, पहले दिमाग खराब हो जाओ, भी भीड़ न देख के कॉन्फिडेंस लूज हो जाओ। और एक बस को मायने इतना सारा आदमी, ओहो, फिर तो सब बसम कितना जाएगा, दिमाग खराब हो जाओगे। खुद की गाड़ी में जाओगे तो फीलिंग आओगे हाँ यार जा रहा, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, पॉजिटिविटी के साथ जाओ, रोडवेज में जाओ, लोक परिवहन में जाओ। अरे मैं तो कहूँ कि हेलीकॉप्टर ले जाओ, चाहे भाई हेलीकॉप्टर ले जाओ, और क्यों भी नहीं मिले तो आपके खुद की
पाडो पूडो को है वो कर लियो, बैलगाड़ी ले जाओ, बिग माने छतरी तान लियो, 2-3 दिन आराम घूमो और जाओ आराम मस्त तरीका रिटने एंजॉय करो थे अब, ठीक है। टेंशन लेनी नहीं है, सब बढ़िया होगा मस्त तरीके से। गुड नाइट, जय भारत, वंदे मातरम, जीत जाएंगे।